हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 29वां है। अभी तक हम टोटल 28 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान के होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट होते हैं, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और हर लेक्चर में हम अप्रॉक्सीमेटली 100+ क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि 30 ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके साथ में जो एडिशनल फैक्ट होते हैं वो। ठीक है, और ये लेक्चर डेली रात को 9 बजे अपलोड होता है। अगर आप इसे डेली इसी टाइमिंग पे देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपकी एक डेली कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और ये बोल सकते हैं कि एक रूटीन के साथ साथ आपको पेपर में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मतलब 100% क्वेश्चन आने की पूरी यहाँ से संभावना है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो NCERT साइंस की बुक है उससे लिए गए हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज के इस लेक्चर का 831 नंबर का। और इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें हम टोटल 830 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारा आज का इस प्रकार से हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का गुण नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पौधा जिसमें जो द्विबीजपत्री होता है, और द्विबीजपत्री हम उसको बोल सकते हैं कि जिसमें दाल निकाली जाती है, जैसे चने का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया, मसूर का पौधा हो गया, सरसों का हो गया। इनमें सब में क्या होता है, दाल निकलती है, तो वो द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आते हैं। 2 भागों में अलग अलग बीज हो जाता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सा गुण नहीं है द्विबीजपत्री का, वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है जालीदार सिरा रचना, सेकंड ऑप्शन है मुख्य जड़, थर्ड ऑप्शन है 2 बीजपत्र और फोर्थ ऑप्शन है रेशेदार जड़। ठीक है, तो जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उसमें रेशेदार जड़ नहीं होती है। तो हमसे यहाँ यही पूछा गया है कि कौन सा द्विबीजपत्री का गुण नहीं है, तो रेशेदार जड़। और जो द्विबीजपत्री होता है उसमें जालीदार सिराएं विन्यास होती है। कहने का मतलब कि जो पत्तियाँ होती है वो पत्तियाँ कुछ इस प्रकार की रहेगी और इसमें ये इस प्रकार की जाली बनी रहती है। मुख्य जड़ मतलब जो ये जड़ होती है लास्ट में वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, मतलब एक मूसला जड़, जिसे हम मूसला जड़ बोलते हैं, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और द्विबीजपत्री मतलब जो फल है वो 2 भागों में बढ़ता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, कि रेशेदार जड़ द्विबीजपत्री में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 832वां, कि लिथियम, सोडियम और उनके पोटेशियम में क्या समानता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लिथियम मतलब क्या होता है, Li होता है, सोडियम मतलब हो जाएगा Na, और पोटेशियम मतलब हो जाएगा K। में क्या समानता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अक्रिय तत्व है, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय मृदा तत्व है, थर्ड ऑप्शन है ऑक्साइड नहीं बनाते, और फोर्थ ऑप्शन है इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान दो यहाँ पर, 1 मिनट, यदि आप इस पीरियोडिक टेबल को देख पा रहे हैं तो ये है पहला समूह। ठीक है, ये पहला समूह है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। इनमें सबकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें क्वेश्चन में यही दिया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो सबकी संयोजकता 1 होती है। वैसे ही अगर ये सेकेंड वाले समूह की बात कर लेते, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, इनमें सबकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। उसी प्रकार यहाँ कार्बन वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला बोरान वाला, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनकी संयोजकता 3 होगी। जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है इनकी संयोजकता 4 होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, और इसकी संयोजकता हो जाएगी 5, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन वाले की हो जाएगी संयोजकता 6, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, और इसकी संयोजकता हो जाएगी 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और जो लास्ट वाला ग्रुप है इसकी कोई संयोजकता नहीं होती है, निष्क्रिय गैसें होती है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर 4 था राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 833 नंबर का, कि सोडियम धातु खालिस्तान में संग्रहित की जाती है। तो आप जानते होंगे कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है केरोसिन में, सेकंड ऑप्शन है जल में, थर्ड ऑप्शन है एल्कोहल में, फोर्थ ऑप्शन है ईथर में। तो सोडियम धातु को किस में, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम धातु का संकेत क्या होता है, Na, परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है कितना, 23 होता है। ये आपको याद रखना है। और सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखो, एक सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, इन तीनों धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 834 नंबर का, कि उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें ऐसा कौन सा है जो कि एक समूह से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्लेटिनियम, सेकंड है क्रिप्टॉन, थर्ड है आर्गन, फोर्थ ऑप्शन है नियॉन। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, की
समूह से संबंधित नहीं है वो पूछा गया था, तो प्लेटिनम होगा राइट आंसर, क्योंकि क्रिप्टॉन, आर्गन और नियॉन ये तीनों के तीनों अक्री गैस है, जबकि प्लेटिनम अक्री गैस नहीं है। ठीक है, जैसे आप अगर इस पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो देखिए ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये अक्री गैस है, परंतु हमें साथ में ऑप्शन में ये प्लेटिनम भी दे रखा था, जबकि प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है और ये सबके सब क्या थी, अक्री गैसें थी। ठीक है, एक परमाणु गैस थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो गया राइट आंसर की प्लेटिनम इस समूह से संबंधित नहीं होगा, एक अलग ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के अणु में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना, तब ही आप उसमें जल के अणु बता सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, तो ये है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ पर पानी के कितने अणु दिख रहे हैं आपको, 5 दिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो हो जाएगा कितने 5 अणु जल के उपस्थित होते हैं कॉपर सल्फेट के एक अणु में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट को ही कहा जाता है नीला थोता कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला थोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। वैसे एक जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सफ़ेद थोता। क्या कहा जाता है, सफ़ेद थोता कहा जाता है जिंक सल्फेट को, और एक होता है हरा थोता। ठीक है, FeSO4। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा इंटू 7H2O। ठीक है, तो यहाँ पर भी जाएगा 5H2O। तो ये आयरन सल्फेट जो होता है इसे कहा जाता है हरा थोता। तो मैंने यहाँ आपको सफ़ेद Zn आएगा तो सफ़ेद थोता बनाएगा, Fe आएगा तो हरा थोता बनाएगा, और Cu आएगा तो नीला थोता बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और यहाँ क्वेश्चन हमारा था कि कॉपर सल्फेट में जल के अणु कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 836 की कान के अंदर कंपन 3 हड्डियाँ। ठीक है, तो कान के अंदर कंपन कितनी हड्डी होती है, 3 हड्डी द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे खालिस्तान बीच वाले कान में है। ठीक है, मतलब हमें ये बोल सकते हैं कि कान में 3 हड्डियाँ होती है और तीनों हड्डी के यहाँ नाम पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हैमर, सेकेंड ऑप्शन है एनविल और पित्रा, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ हैमर, कोकली और स्टेपिस, थर्ड ऑप्शन है ओडी टरी बोन और एनविल और स्टेपिस, और फोर्थ ऑप्शन है हैमर, एनविल और स्टेपिस। ठीक है, तो देखो कान के अंदर कंपन 3 हड्डियां द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे खालिस्तान बीच वाले कान में। ठीक है, तो जो बीच में होती है वो होती है हैमर, एनविल और स्टेपिस, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो 36वें का ऑप्शन नंबर क्या है, फोर्थ है राइट आंसर। एक मिनट, ये कान का डायग्राम देख लीजिएगा आप, कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए कान में 3 हड्डी होती है, वैसे स्टेपिस होती है सबसे अंदर, बीच में होती है इनकस, इसके अंदर खुद 3 पार्ट होते हैं ना, और इनकस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, जिससे हम बोलते हैं एक को हैमर और एक को बोलते हैं एनविल और एक स्टेपिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक मिनट, ये सबसे बाहर वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, मेल्कस बोलते हैं, जिसको मेलियस भी कहा जाता है। सेकंड वाली आ जाती है इनकस और थर्ड वाली आ जाती है क्या, स्टेपिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कान का डायग्राम हो जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 837 की, यदि 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब का लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि कार्य W बराबर से क्या होता है, P इंटू टी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, टाइम का मान पूछा है। ठीक है, और कितने वाट, देखो कितने जूल कार्य हो चुका है, तो 1000, तो यहाँ जाएगा W की जगह 1000 बराबर से P की जगह कितने वाट की बात कर रहे हैं, 50 वाट, तो यहाँ 50 हो जाएगा इंटू समय। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2, मतलब कितने सेकंड का समय आ जाएगा, टाइम का मान 20 सेकंड आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा राइट आंसर। फाइनली ये फॉर्मूला हम आगे तक पढ़ते आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 838 की, निम्न में से कौन सा केटायन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना, केटायन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जो प्लस आवेश रखते हैं, प्लस चार्ज रखते हैं, उसे कहा जाता है केटायन, और जो माइनस चार्ज रखते हैं उसे कहा जाता है एनायन। तो निम्न में से कौन सा केटायन है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है, देखो केटायन मतलब कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस, तो यहाँ हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH माइनस। अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया दिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमोनियम है, NH4 प्लस होता है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2 माइनस होता है कार्बोनेट में, और नाइट्रेट में होता है NO3 माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर का
हाइड्रोक्साइड में माइनस चार्ज होता है, कार्बोनेट में 2 माइनस चार्ज होता है, नाइट्रेट में 1 माइनस चार्ज होता है। तो हमसे केटायन पूछा है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या राइट आंसर, NH4 प्लस हो जाएगा क्या केटायन। बाकी सब के सब क्या होंगे एनायन बना रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 839 नंबर का कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात कीजिए जिसके साथ वो फेंका गया था। ठीक है, तो आपको गति के 3 समीकरण होते हैं और तीनों अगर याद होंगे तो बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो v बराबर से u प्लस AT दिया गया है हमें। ठीक है, तो v बराबर से u का मान तो आ जाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक है, और प्रारंभिक वेग कितना था 0, और a का मान कितना जाएगा 10, क्योंकि हम इसे 10 ले लेते हैं और टाइम कितना है हमारे पास तो 12.5। जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा कितना 125 मीटर पर सेकेंड की चाल से इसको फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 840 के खालिस्तान को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एमीटर, वोल्टमीटर, फ्यूज और गैल्वेनोमीटर ऐसा कौन सा है जिसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो वोल्टमीटर होता है उसको विद्युत धारा में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और जब एमीटर की बात आती है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे समांतर क्रम में क्या जुड़ा है वो पूछा था, तो क्या होगा वोल्टमीटर होगा, और वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ने के साथ साथ इसका जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कैसा होता है अनंत होता है, इसको सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर एमीटर की बात करते हो तो एमीटर को सदैव इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, मतलब 0 के लगभग होता है एमीटर का प्रतिरोध, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, शून्य के लगभग इसका प्रतिरोध होता है, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका प्रतिरोध लगभग अनंत के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर करता क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका वोल्टमीटर का, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं, और विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं तो एमीटर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 841 कि निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि ये तीन के ग्रुप दिए हैं और उनमें से ऐसा कौन सा जिसका बाहरी सेल भरा हुआ है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम। सेकंड ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, हीलियम और नियॉन, और फोर्थ ऑप्शन है हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि हीलियम, नियॉन और आर्गन का बाहरी कोश पूर्णतः भरा होगा। क्यों होगा, तो एक मिनट आप इसे वापस से देख लीजिए, ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मैंने ये कहा था कि ये लास्ट वाला जो ग्रुप है, ठीक है, लास्ट वाला जैसे जिसमें क्या क्या है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इसमें बाहरी कोश में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं कहने का मतलब कि इनका बाहरी कोश पूर्णतः भरा होता है, किनका लास्ट वाले कोश का, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है वो सारी की सारी कौन सी हो जाएगी अक्रिय गैस होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर कि सबसे बाहरी सेल भरा हुआ होता है तो अक्रिय गैसों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 842 की एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है। ठीक है, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुना है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होता है, अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखो ये होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे में आ जाएगा पानी का घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व बराबर से जाएगा यहाँ पर वस्तु का पानी में डूबा हुआ भाग। ठीक है, वस्तु का पानी में डूबा हुआ भाग अंश में आएगा और वस्तु बटे में जाएगा वस्तु का आयतन आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो वस्तु का घनत्व यहाँ हमें देखो कितना दे रखा है, सॉरी घनत्व कितना है n है, पानी के घनत्व का n गुना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पानी का घनत्व अगर n है तो वस्तु का घनत्व कितना आ जाएगा n आ जाएगा, बराबर से वस्तु डूबी हुई कितनी है तो 1/3, तो अंश में जाएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा तो 1/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 843वां
ठीक है। 843 नंबर का क्वेश्चन है कि धातु के तार का प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, तो जो धातु का तार होता है उसका प्रतिरोध किस प्रकार का होता है वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले दो चीज़ें याद रखो कि प्रतिरोध, एक दो फॉर्मूले पढ़े हैं, V बराबर से IR पढ़ा है, ठीक है, तो ये ओम का नियम है, और एक R बराबर से हमने पढ़ा है रो L अपॉन A पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ये हुआ प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, और R व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। तो ये आपको याद रखना है कि जो R होता है, ठीक है, ये जो R है वो समानुपाती है किसके, तो लंबाई के, और आत व्युत्क्रमानुपाती किसका, क्षेत्रफल का, ये हमसे बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइनली फॉर्मूले होते हैं, तो लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक R बराबर से रो L अपॉन A होता है फॉर्मूला, और एक V बराबर से IR होता है। तो फाइनली यहाँ आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, कि लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 844वां की गैल्वेनोमीटर की प्रक्रिया में, ठीक है, सॉरी गैल्वेनोमीटर लिखा, वैसे गैल्वेनीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो पहला है क्रोमियम, सेकंड है लेड, थर्ड है जिंक, और फोर्थ ऑप्शन है निकिल। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे ये संचारित नहीं होती है, कौन, लोहा। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों में, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर भी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, मतलब जिसने आवर्त सारणी बनाई थी उसने कुछ पीरियोडिक टेबल में खालिस्तान छोड़ दिया था, वो किसने छोड़ा था ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है न्यूलैंड ने, सेकंड ऑप्शन है डोबेराइनर ने, थर्ड ऑप्शन है मेंडलिफ ने, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मोसले ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। जो मेंडलिफ ने कब दिया था, तो 1869 में जो मेंडलिफ की आवर्त सारणी आई थी, इसमें उन्होंने कुछ स्थान छोड़ दिए थे, और मेंडलिफ ने टोटल कितने तत्व की खोज की थी, तो 63 तत्व की, तब 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो देख लो एक मिनट ये किस प्रकार से ओपन खाली हुआ था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये मेंडलिफ की आवर्त सारणी है जो कि 1869 में आई थी। तो ये इस प्रकार से इनकी मेंडलिफ की आवर्त सारणी में पहले से गैप थे, मतलब इन्होंने नाम भी दे दिए थे मेंडलिफ ने कि यहाँ पर जो आएगा आने वाला था तो उसका नाम क्या होगा, उसका परमाणु भार कितना होगा, और उनके लिए जगह यहाँ छोड़ दी थी। तो ये करा था कौन ने, मेंडलिफ ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 846 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई नहीं है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं और ऐसा कौन सा मात्रक है जिसकी कोई भौतिक इकाई नहीं है। ठीक है, तो संवेग अगर देखोगे तो संवेग भी आप जानते हैं, संवेग P बराबर से क्या होता है, mv होता है। इसका मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, या तो हम ये बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी इकाई होगी, और यहाँ पर इकाई नहीं है पूछा है, तो संवेग की तो इकाई होती है। दाब अगर हम बात करें तो दाब बराबर से क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब दाब की भी इकाई होती है। घनत्व की बात करें तो घनत्व की भी इकाई होती है कि वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, मतलब सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं होती, तो सापेक्षित घनत्व, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 847 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्रुवी संयोजक बंध दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैर ध्रुवी की बात कर रहा है, तो ऐसा कौन सा है जो कि गैर ध्रुवी सहसंयोजक बंध दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन अणु, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जल अणु, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया अणु, और फोर्थ ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन का अणु होता है Cl, ठीक है, क्लोरीन जो होता है ये गैर ध्रुवी अणु होता है, जबकि जो H2 है पानी, अमोनिया अणु है। ठीक है, मतलब NH3 हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सब के सब ध्रुवी होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल ध्रुवी है, अमोनिया अणु का ध्रुवी है, जल का अणु ध्रुवी है, परंतु यहाँ गैर ध्रुवी कौन है, तो क्लोरीन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 848 नंबर का, कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है। तो गतिज ऊर्जा होती है क्या,
के ई बराबर से 1/2 mv², ऐसा कुछ होता है। तो 1/2, m का मान कितना है 20 और v का मान है 5 का वर्ग। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना 250 जूल आ जाएगा। तो किया गया कार्य कितना होगा तो 250 जूल होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। ये फॉर्मूला भी अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 849 की निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राइजोम का उदाहरण पूछा है और ये 9th क्लास का क्वेश्चन होगा। तो पहला ऑप्शन है आलू, सेकंड है प्याज, थर्ड है गन्ना और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अदरक। ठीक है, तो जो अदरक है यहाँ पर ये राइजोम का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर है क्या राइट आंसर। और ये काय के उदाहरण भी होते तो प्रकंद। ठीक है, प्रकंद तनों का उदाहरण भी है कौन अदरक, और एक होता है हल्दी। ठीक है, अदरक और हल्दी ये प्रकंद के भी उदाहरण हैं और राइजोम के भी उदाहरण होंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 850। तो ये हो जाएगा समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप ये जानते होंगे कि जब तार में से विद्युत धारा बहती है, मतलब एक तार हो गया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या होता है गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है उसे ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है H बराबर से I²T, सेकेंड ऑप्शन है H बराबर से I²RT, थर्ड ऑप्शन है H बराबर से I²R और फोर्थ ऑप्शन है H बराबर से IRT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर H बराबर से I²RT। वैसे हमने पढ़ा है कि जो हीट होती है, ठीक है, हीट बराबर से क्या होता है VI होता है, और हम ये भी जानते हैं कि V बराबर से क्या होता है IR होता है। तो इस V का मान जब यहाँ पर लिखेंगे तो H बराबर से क्या हो जाएगा IR और T हो जाएगा। ठीक है, सॉरी I डबल बार हो जाएगा तो H बराबर से I²R होगा। परंतु कोई भी अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो कुछ ना कुछ समय लेगी, तो यहाँ समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो H बराबर से I²RT। इससे क्या निकालते हैं तो किसी भी विद्युत चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसका मान निकाला जाता है। तो H यहाँ पर हीट को रिप्रेजेंट करता है, I धारा को, R प्रतिरोध को और T समय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। और आप इनके रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे, रेगुलर लेक्चर देख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो रही होगी। ठीक है, एक काम और कर दिया, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अभी कर दो, है ना। अगला क्वेश्चन है विश्व में खालिस्तान जैव भौतिकी क्षेत्र है। ठीक है, तो विश्व में टोटल कितने जैव भौतिकी क्षेत्र है वो पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर कि विश्व में टोटल 6 भौतिकी क्षेत्रों में जैव भौतिकी को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो देखो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो सिंपल सी बात यह कि किसी ठोस को जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, इसे अगर हम जब गर्म करते हैं तो पहले ये द्रव्य बनना चाहिए। ठीक है, द्रव्य बनना चाहिए, परंतु द्रव्य ना बनते हुए डायरेक्ट अगर ये गैस का रूप ले ले, ठीक है, डायरेक्ट ये गैस में परिवर्तित हो जाए या वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन ऐसी क्रिया जो किसी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव्य ना बनते हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो थर्ड ऑप्शन देखोगे तो यह किसी ठोस के वाष्पन के रूपांतरित की क्रिया है। मतलब ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठोस का क्या होता है डायरेक्ट वाष्प में रूपांतरित हो जाता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। अगला क्वेश्चन है 853 की जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो के ई बराबर से होता है क्या है 1/2 mv² होता है। तो v का मान अगर दोगुना कर देंगे तो 1/2 m और v का मान बोल रहा है कि 2v कर दो। जब सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या जाएगा 1/2 m, v का वर्ग तो होगा परंतु 2 का वर्ग करेंगे तो साथ में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब गतिज ऊर्जा को दुगुनी करते हैं तो वेग को दुगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाती है 4 गुना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 854 के खालिस्तान समूह के लिए पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो देखो इन चारों में ऐसा कौन सा समूह है जिनको आमतौर पर क्या कहा जाता है शैवाल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है थेलोफाइटा, सेकंड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन है ब्रायोफाइटा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टेरिडोफाइटा। तो ऐसा कौन सा समूह है जिसको मुख्यतः शैवाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो थेलोफाइटा समूह होता है इसको मुख्यतः क्या कहा जाता है शैवाल कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि जो थेलोफाइटा जो ग्रुप होते हैं इसमें जो पौधे होते हैं इसमें या तो पत्ती होगी तो केवल पत्ती होगी या पेड़ होगा तो पेड़ ही पेड़ होगा, मतलब इसमें कोई संवाहक बंडल नहीं पाए जाते। तो आमतौर पर किसे शैवाल कहा जाता है कौन से समूह को, तो थेलोफाइटा होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो आप याद रखिएगा। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख लो
तो ये 9th क्लास के बुक का एक ये हो जाएगा ना, मतलब फ़ोटो हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो यूलेथ्रिक्स, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है पहला वाला यूलेथ्रिक्स का है और ये क्लेडोफोरा का है, सेकंड वाला एग्जाम क्लेडोफोरा। और ये हो जाएगा अल्वा, ठीक है। और ये हो जाएगा कारा और ये हो जाएगा स्पायरोगायरा। तो अगर आपसे थैलोफाइटा के एग्जाम्पल पूछे तो क्या हो जाएगा, अल्वा, कारा, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा और यूलेथ्रिक्स, ठीक है। तो यूलेथ्रिक्स से ये क्लेडोफोरा है, ये अल्वा है, ये कारा है और ये स्पायरोगायरा है। तो ये 5 एग्जाम्पल याद रखिएगा, इनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि 9th क्लास का बुक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 855 नंबर का जाएगा कि एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है, ठीक है। एक लेंस है, उसका जो पावर है कितनी है, -2.5 डायोप्टर है। तो लेंस का प्रकार और उसकी फोकस लंबाई बताओ। तो आप ये देखो कि डायोप्टर, जब हम लेंस की क्षमता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है P बराबर से 1/f होता है। तो यहाँ पर f बराबर से क्या हो जाएगा, तो 1/p होगा और p का मान दिया है कितना, -2.5 दिया है। तो आगे सॉल्व करोगे तो f बराबर से 1/p है, तो सॉल्व करेंगे तो 1/ इसका p का मान कितना है हमारे पास, ये पावर मतलब p की वैल्यू दे रखी, तो -2.5 है। और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर ये भी और ये दोनों सेम लिख दिए, बाकी एक में अवतल और एक बार उत्तल रहना था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर, अवतल दर्पण। तो ये याद रखो कि जब माइनस में आंसर आता है तो अवतल दर्पण होता है और प्लस में आंसर आता है तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा था, इसका मतलब ये अवतल दर्पण का यूज हो रहा है और ये फॉर्मूले मान रखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 856 की एल्काइन का एक रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो एल्काइन, एल्केन और एक हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एल्केन, ठीक है, एल्केन समूह, एक पढ़ते हैं एल्केन समूह और दूसरा आ जाता है एल्किन समूह, ठीक है, एल्किन समूह और एक होता है एल्काइन समूह, एल्काइन समूह। तो देखो हम 3 समूह पढ़ते हैं, एक एल्केन, एल्किन और एल्काइन समूह। तो इनके फॉर्मूले देखो, यहाँ एल्काइन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर। तो देखो जो एल्केन समूह होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है किसका, एल्केन का। एल्किन की बात करें तो CnH2n होता है किसका, एल्किन का। और जो एल्काइन है उसका होता है CnH2n-2 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ रासायनिक सूत्र ही पूछा था, तीनों नाम और तीनों फॉर्मूले याद कर लो, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 857 की, जब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है मतलब H2 के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। तो जब इसकी क्रिया करेंगे तो कॉपर मिलेगा और जल मतलब H2O का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन का साथ क्या हुआ, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विघटन, सेकंड ऑप्शन है अपचयन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन और अपचयन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण होगा वैसे, हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ऑक्सीकरण होगा। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी माइनस चार्ज अगर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वो क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 858 का कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। तो अब ऑप्शन में ये चारों दिए इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। जो सोडियम है इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और सोडियम का संकेत क्या होता है, तो Na होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार कितना होता है 13। और इसको औद्योगिक विधि पर किससे प्राप्त करते थे, एक डाउन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है सोडियम को और एक कास्टनर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ क्या राइट आंसर, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 859 की निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, ठीक है। तो बल बराबर से क्या होता है, बराबर से ma होता है, ठीक है। तो ये बल की इकाई पूछे तो बल की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बल बराबर से बल की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होगी। यहाँ पर पास्कल दिया है तो पास्कल किसका मात्रक हो जाएगा, तो पास्कल होता है दाब का मात्रक। जूल दिया है तो जूल किसका मात्रक हो जाएगा, तो ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक होगा और वॉट शक्ति का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 860 की, किसी तंत्रिका कोशिका के ठीक है अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशक के बीच की संधि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है नोड ऑफ रेनवियर, सेकंड ऑप्शन है सिनेप्टिक क्लेफ्ट और थर्ड ऑप्शन है सिनेप्स और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर।
सिनेप्स होगा। ठीक है, अब ये होता कैसे वो देख लो कि अगर ये डायग्राम की बात करूँ तो ये तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये होता है डेंड्रॉन, पहले डेंड्रॉइड्स होते हैं, इन्हें डेंड्रॉइड्स कहा जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम समझ लो पहले, ये न्यूक्लियस जिसमें एक केंद्र होता है, ठीक है, सेल बॉडी होती है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। वहीं पर देखेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ही आ जाएगा, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर लिखा है क्या, एक्सॉन टर्मिनल, और ये होता है सिनेप्स होता है। सिनेप्स मतलब ये वाला पार्ट है अगली तंत्रिका तंत्र के डेंड्रॉन से जोड़ने वाला है। ये जो सिनेप्स है अगली तंत्रिका तंत्र के डेंड्रॉन से जोड़ने वाला है। डेंड्रॉन मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डेंड्रॉन मतलब ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पर ये सिनेप्स जुड़ेगा अगली तंत्रिका तंत्र में यहाँ पर। तो उसने यही बोला था कि इस डेंड्रॉन को ये जोड़ते हैं, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो मित्रों आज के लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।